सभी को नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर रविंद्र कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है उत्पत्ति के नियम अथवा अल्पकाल में उत्पादन फलन। देखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले तो ये उत्पत्ति के नियम अथवा अल्पकाल में उत्पादन फलन का क्या अर्थ है, क्या मान्यताएं हैं, इस परिवर्तनशील अनुपातों नियम का परिभाषा क्या है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी अवस्थाएं, जो नीचे टेबल बना रखी है आपको उसमें बताया गया है और डायग्राम बना रखे हैं। तो पहले उत्पत्ति का नियम क्या है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्याओं में उत्पादन भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। जिस प्रकार से एक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पादक भी अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से कम संसाधनों से या कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेगा, ताकि वह अपने लाभ को अधिकतम कर सके, क्योंकि उत्पादक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही होता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं, जबकि कुछ में परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन अवधि इतनी लंबी अवधि है कि उसमें कुछ भी स्थिर नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील होता है। लेकिन अल्पकालिक प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें कुछ साधनों को हम स्थिर रख लेंगे और कुछ में परिवर्तन करेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप, कुछ साधनों में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप हम उत्पादन में वृद्धि करना चाहेंगे या उत्पादन को और अच्छा बढ़ाना चाहेंगे। उत्पादन फलन क्या है, पहले ये देखिए। उत्पादन फलन किसे कहेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन, यानी किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न साधनों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, इनका सहयोग या इनकी आवश्यकता पड़ती है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे हम उत्पादन कहते हैं, यानी आउटपुट हो गया। और जिन साधनों के संयोग से उत्पादन किया जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं, प्रदत्त कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, इन दोनों को एक दी हुई तकनीकी स्थिति में फर्म के द्वारा जब काम में लिया जाता है तो जो प्रोडक्शन आएगा, जो होगा, उसको उत्पादन फलन कहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि एक दी हुई तकनीकी स्थिति में किसी फर्म के उत्पाद यानी आउटपुट तथा प्रदत्त यानी इनपुट के संबंध को दर्शाने को हम उत्पादन फलन कहेंगे। तो उत्पादन फलन में क्या हुआ कि इनपुट के रूप में हमने क्या डाला, किस रूप में, किस रेशियो में डाला, और उसका हमें आउटपुट क्या मिला, उसे हम उत्पादन फलन कहेंगे। इस उत्पादन फलन में 2 बातों का विशेष रोल है। एक तो है उसका तकनीकी स्तर और दूसरा है उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए गए साधन। तो प्रयोग में लाए गए साधनों की मात्रा क्या है? तो उत्पत्ति नियम में क्या होगा कि एक विद्यमान तकनीकी स्तर पर उत्पादन के एक या अधिक साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ देखने का काम उत्पादन फलन में है। तो उत्पादन फलन में क्या होगा कि उत्पादित वस्तु जिसे आउटपुट कहेंगे और इनपुट जो प्रदत्त जिसे कहेंगे, तो उत्पादन को प्राप्त करने के लिए उसके साधन जो इनपुट के रूप में हम डाल रहे हैं उनमें कमी या वृद्धि करके हम उत्पादन को प्रभावपूर्ण रूप से कैसे मितव्ययी रूप से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें शामिल की जाती है। उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या हैं? उसकी मान्यताएं हैं, उत्पादन की तकनीक को स्थिर एवं दिया हुआ मान लेते हैं और यह मान लेते हैं कि फर्म उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक को हम काम में लेते हैं। उत्पादन के साधन विभाज्य हैं, अर्थात
इन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। फर्म अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन कर सकती है। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से होता है। अब अल्पकाल में उत्पादन फलन या उत्पत्ति के नियम में कौन से नियम आते हैं? अल्पकाल एक फर्म के पास इतना कम समय होता है कि वह परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में तो परिवर्तन कर सकती है, किंतु स्थिर साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस प्रकार अल्पकाल में फर्म द्वारा कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उत्पत्ति के नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति के नियम 3 नियम हैं उत्पत्ति के, जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन आगे इसी में आगे बढ़ेंगे। 3 नियम हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों नियमों के स्थान पर उत्पत्ति का एक ही नियम मानते हैं, जिसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है? इसकी 3 अवस्थाएं हैं। देखिए, ये मार्शल ने कहा था कि यह नियम गहन कृषि में लागू होता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार यह नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन करने से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उनके अनुसार एक साधन को स्थिर रख अन्य साधनों में परिवर्तन करने से उनके मध्य आधुनिक परिवर्तन आ जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। इसके संबंध में एक अर्थशास्त्री हैं मिसेस जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने भी अपनी बात कही है। इन्होंने कहा है कि क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है, यह बतलाता है कि किसी एक उत्पादन साधन की मात्रा स्थिर या निश्चित रहने पर तथा अन्य साधनों की मात्रा में क्रमागत वृद्धि करने से एक सीमा के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कही है, जो कि बहुत सटीक बात इन्होंने बोली है। तो अब उत्पत्ति का जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, इसको मैं सामने आप एक टेबल बनाइए। देखिए, इस टेबल में मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं, इसमें आप समझिए थोड़ा सा। इस टेबल में देखिए अपन ने दिखाया, पहले तो श्रम की इकाइयाँ, श्रम या पूंजी की जो भी परिवर्तनशील है उसकी इकाइयाँ पहले कॉलम में हैं, और हमने इसकी इकाइयों में परिवर्तनशील इकाइयाँ दिखाई हैं, स्थिर इकाइयों को नहीं लिया। परिवर्तनशील इकाइयों में जैसे श्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाइयों को हमने परिवर्तित किया। दूसरे में कॉलम में हमने कुल उत्पादन दिखाया है, टोटल प्रोडक्शन। तीसरे कॉलम में हमने औसत उत्पादन दिखाया है, एवरेज प्रोडक्शन। और चौथे कॉलम में हमने सीमांत उत्पादन दिखाया है, मार्जिनल प्रोडक्शन। और पांचवें कॉलम में हमने 3 अवस्थाएं बताई हैं अलग अलग, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तो ये पहली अवस्था क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। पहली अवस्था में क्या है? इस तालिका में श्रम की 3 इकाइयों के प्रयोग तक प्रथम अवस्था अपने दिखाई है। इसके अनुसार परिवर्तनशील साधन की अधिकाधिक मात्राओं के प्रयोग से बढ़ती हुई दर से उत्पादन प्राप्त होता है। यानी 1, 2, 3 श्रम की इकाइयाँ हमने काम में ली, तो इसमें हमें क्रमशः बढ़ता हुआ उत्पादन, यानी पहली इकाई से 15, दूसरी से 20 और तीसरी से 25, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम इससे उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। श्रम की एक इकाई की सीमांत उत्पादकता 15 है, दूसरी की 20 है, तीसरी की 25 है। श्रम की तीसरी इकाई में सीमांत उत्पादन सर्वाधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बिंदु पर साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो चुका है। इस सीमा तक कुल उत्पादन और औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों में वृद्धि हो रही है। कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से है, जैसे कि आपके सामने है 15, 20, 25। इस अवस्था को बढ़ते हुए उत्पादन की अवस्था हम कहेंगे। दूसरी अवस्था जो दिखा रखी है, चौथी से लेकर के और 7वीं इकाई तक जो आपको दिखाया है, यह इसमें कुल उत्पादन घटती हुई दर से हो रहा है। देखिए, घट रहा है, सकारात्मक है, धनात्मक है, 18 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 0 है। तो घट रहा, बढ़ तो रहा है लेकिन धनात्मक नहीं है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो यह अवस्था सीमांत उत्पादन में कमी प्रारंभ होने की है, इसे घटते हुए उत्पादन की अवस्था हम कहेंगे। तीसरी अवस्था है, इसमें
8वीं जो इकाई है श्रम की, 8वीं इकाई है, 8वीं 9वीं 10वीं इकाई, यानी श्रम की हम एक अतिरिक्त इकाई जब काम में ले रहे हैं, जैसे 8वीं ली, फिर 9वीं ली, 10वीं ली, इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ सीमांत उत्पादन शून्य से आगे, यानी शून्य हो गया तो अब इसके आगे ऋणात्मक शुरू हो जाएगा। जो आपके सामने टेबल में दिखा रखा है, देखिए -10, -15, -20। इसका मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में श्रम की 8वीं इकाई के प्रयोग करने से प्रारंभ हो जाती है और इसमें कुल उत्पादन घटने लगता है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तथा औसत उत्पादन गिरने लगता है। इसे घटते हुए उत्पादन की अवस्था भी कह सकते हैं। अब ये 3 अवस्थाएं आपके सामने मैंने टेबल में दिखाई हैं। इन तीनों अवस्थाओं को दिखाते हुए सामने नीचे डायग्राम बना रखा है। देखिए इस डायग्राम में कुल उत्पादन और सीमांत और औसत उत्पादन दोनों दे रखे हैं। इनकी भी वो 3 अवस्थाएं मैंने आपको दिखा रखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इसमें तीनों अवस्थाओं के बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। पहली अवस्था क्या है, देखिए जो प्रथम अवस्था में श्रमिकों को ON मात्रा लगाने पर कुल उत्पादन प्रारंभ में D बिंदु तक बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है। उसके बाद भी कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर पर बढ़ता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन A बिंदु के बाद गिरने लग जाता है। इस अवस्था में औसत उत्पादन बढ़ता रहता है तथा अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। इस अवस्था को बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। तो ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है, इसमें श्रमिकों की संख्या N से C बिंदु तक बढ़ने पर कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन लगातार घटता जाता है और अंत में शून्य हो जाता है। इसमें औसत उत्पादन लगातार गिरता रहता है लेकिन शून्य से अधिक रहता है। इसमें सीमांत उत्पादन C बिंदु पर अक्ष अक्षेश से मिल जाती है और इस अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होता है। इसे घटते हुए प्रतिफल डिमिनिशिंग रिटर्न की अवस्था कहते हैं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी अवस्था आपके सामने दिखा रखी है। इस तीसरी अवस्था में OC जो बिंदु दिखा रखे हैं से अधिक श्रमिकों का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन घटने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्पादन साधन की इकाइयाँ बढ़ने पर उत्पादन में कमी आती है। इसी कारण MP रेखा जो X एक्सिस पे नीचे चली जाती है। इस अवस्था में औसत उत्पादन घटता है लेकिन शून्य नहीं होता। इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, नेगेटिव रिटर्न की अवस्था कहते हैं। कोई भी उत्पादक इस अवस्था में पहुंचने से पूर्व ही अपना उत्पादन बंद कर देता है, क्योंकि इसमें उसे हानि उठानी पड़ती है। अब ये जो तीनों अवस्थाएं आपको दिखाई हैं, इन तीनों अवस्थाओं पे हमने चर्चा की है। तो अब हम इस पे ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रख करके किसी एक साधन, अपने यहाँ श्रम माना है, एक साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने से सीमांत उत्पादन, फिर औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन में कमी आ जाएगी। अतः इन अवस्थाओं में से द्वितीय अवस्था में उत्पादन करने पर ही उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि प्रथम अवस्था में उत्पादन बढ़ाकर वह अपने लाभ को बढ़ा सकता है। तृतीय अवस्था में उत्पादन में कुल उत्पादन घटने लग जाएगा, इससे उसे हानि होने लग जाएगी। इसलिए द्वितीय अवस्था में ही उत्पादक उत्पादन करेगा तो उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो ये हमने उत्पत्ति के नियम का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। अपन आगे उसमें पार्ट सेकंड में इसमें और आगे इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।